कर दो, मोदी जी कर दो, हमें हमारा कर दो, मोदी जी कर दो, हमें हमारा कर दो, मोदी जी कर दो, हमें मोदी हमारा जी कर दो, मोदी 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 जी कर दो। मोदी नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वो लोग हैं, तमाम बार देखा होगा कि जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स बनाते हैं। जो उनके विज्ञापन रहते हैं उसके द्वारा लोगों को लुभाते हैं और वादा करते हैं एक उनके सपनों का घर देने का। ये तमाम जो लोग हैं ये अलग अलग जगहों से आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने तकरीबन सारे पैसे दे चुके हैं, लेकिन जो इनका पोजीशन है, जो इनका घर इन्होंने सजोया था, जो लिया था, जिसके लिए पैसे दिए थे, वो अब तक इनको नहीं मिल पाए। तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या पूरा मामला है। आप लोगों ने जो बैनर लगाया है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सुपरटेक है और जो इस तरह के बिल्डर्स होते हैं, वो आपको सपनों का घर दिखाते हैं। आप लोग पैसा देते हैं, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस पे डिलीवरी घरों की नहीं हो पाती है। सर टाइम ड्यूरेशन की आप बात ही ना करें तो अच्छा है। यहाँ तो इनको डिलीवरी देनी ही नहीं है। कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे? क्या नाम है यहाँ आपका? मेरा नाम कैलाश परिहार है और यहाँ पर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से और कुछ तो ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के बाहर से भी आए हुए हैं। और हम सब वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल पहले पूरा पैसा दे दिया। मेजर होम बायर ने 95% पैसा बिल्डर को दे दिया, लेकिन ना तो उसका वहाँ पे फ्लैट बना। अगर कोई बन भी गया तो वो इस कंडीशन में खड़ा हुआ है कि कब किस कोने से कौन सा प्लास्टर गिरता है किसी को नहीं पता। बिल्डरों ने अथॉरिटी के पैसे दिए नहीं है, अथॉरिटी उनको ओसी नहीं दे रही। अब जब ओसी नहीं आ रही है तो अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं कर रही। अथॉरिटी के पास जब हम लोग जाते हैं तो अथॉरिटियां कहती हैं जी आप हमारे पास क्यों आ रहे हो, आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी ली है, बिल्डर के पास जाओ। जब बिल्डर के पास ही हमें जाना है या डायरेक्ट बायर या सेलर को ही डील करना है तो ये अथॉरिटी बीच में क्यों दलाल बन के आती हैं। ये आप लोगों ने सीधा सुपरटेक से लिया या कंपनी से, जैसे या फिर कोई बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू लिया है? जो कंपनीज़ मैक्सिमम लोगों ने तो अपने डायरेक्ट बिल्डर से लिया है और कुछ एक ऐसे जो बीच के दलाल हैं जैसे इन्वेस्टर क्लिनिक हो गया, उसने तो 95% पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। वो सब कुछ जानता है बिल्डरों की हकीकत, उसके बावजूद भी सामने वाले को इस तरीके से उसके सामने प्रोड्यूस करता है कि उनका मन आ जाता है हाँ यार प्रॉपर्टी लेनी लेनी है। आज भी जब ये बिल्डर एनसीएलटी के कगार पे हैं, इनके ऊपर में आईबीसी का धाराएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये दूसरी कंपनियां खोल खोल के उस पे प्रोजेक्ट बेच रहे हैं और लोगों कैसे, ये को। थोड़ा-सा डिटेल में बताइए, जैसे कैसे जैसे प्रोजेक्ट्स? हमारे साथ के जो बायर्स हैं उनके पास ऑफर आए हैं कि जी इस कंपनी में आप पैसा मत दीजिए, आप हमारी दूसरी फर्म है इसमें पैसा दे दीजिए, हम आपकी प्रॉपर्टी को वहां से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। कौन कह रहा है ये? ये बिल्डर कह रहा है, सुपरटेक कह रहा है। सुपरटेक हुआ, आपके मायरा वाले हो, सबके कहानी यही है। जो भी एनसीएलटी में जाता है ना, वो कहता है जी यार मेरे को दूसरी फर्म में पैसा दे दो और मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन रजिस्ट्री फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने मेरे ऊपर में एडिशनल चार्जेस लगाए हुए हैं। आप अथॉरिटी से मेरे चार्जेस हटवा दो, हम रजिस्ट्री कर देंगे। नहीं तो डायरेक्ट इतना पैसा अथॉरिटी में आप जमा कर दो। हुँ, बिल्डर के पास पैसा नहीं है। हुँ। भैया हमने तो पूरा पैसा दे दिया बिल्डर को, तो पैसा गया कहाँ? इसकी क्या आप चूक किसकी मानते हैं? क्योंकि जो सुपरटेक है उनके जो मालिक हैं उनको जेल और तमाम चीज़ें, उन पे मुकदमे भी चले। उसके बाद भी जो जनता है वो पैसा दे रही है घरों के लिए। अब इसमें चूक किसकी मानते हैं? सरकार की है, बिल्डर की है, या फिर आप जो बता रहे हैं आपने इन्वेस्टर क्लिनिक का नाम लिया, इस तरह के जो बीच में कंपनीज़ होती हैं उनकी है? देखिए ये पूरा नेक्सस है और इस नेक्सस के अंदर में बिल्डर तो है ही, बिल्डर के साथ में अथॉरिटी भी है और सबसे बड़ी जो भूमिका इसके अंदर में है वो बैंकों की है। बैंक एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर में डबल फंडिंग करती है। जब होम बायर के फ्लैट के ऊपर या प्लॉट के ऊपर उसने फंडिंग कर दी, तो बिल्डर को किस जमीन के ऊपर उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो फंड देती है, जिसकी वजह से बिल्डर एनसीएलटी में जाता है। प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, एक ही लैंड के ऊपर डबल फंडिंग बैंक कैसे कर रहा है? अगर मैंने उसमें प्लॉट लिया है या मैंने फ्लैट लिया है और उसके ऊपर में 10 फ्लोर बने हुए हैं, तो वो ज़मीन तो ऑलरेडी उस फ्लो उसकी फ्लैट्स की है।
तो बिल्डर को कौन सी ज़मीन पे उसने फंडिंग कर दी है, जिसकी वजह से वो बैंक में जाते हैं, अपने उसमें आईबीसी में गए और बिल्डर को एनसीएलटी में डाल दिया। कितने लगभग लोग होंगे अगर लमसम आप बता पाएँ जो इस तरह की चपेट में हैं? दिल्ली एनसीआर की जो इस समय की फिगर है, वो 7 से 8 लाख की फिगर है। 7 से 8 लाख 7 लोग। से 8 लाख फैमिली, लोग नहीं। अगर आप एक फैमिली के एक अंदर एक में एक घर कह रहे हैं आप 7 से 8 लाख घर। अगर आप एक फैमिली में 3 मेंबर भी पकड़ लेते हैं, तब भी आपके 24 लाख 25 से 24 लाख जो मेंबर्स हैं, जो वोटर हैं देश के, वो परेशान हैं इस नेक्सस की वजह से, और ये सरकार को पता है। हमने हर लेवल पे चिट्ठियां लिख ली, पीएम साहब को भी लिख दिया, अपने स्टेट के सीएमओ को भी लिख दी, प्रशासन को भी लिख दिया, अथॉरिटी को भी लिख दिया, रेरा को भी लिख दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं क्या है। लगता है सभी लोग शामिल हैं क्या? सामने से तो यही दिखाई देता है, क्योंकि नेक्सस जब चल रहा है और लोगों के सामने लाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर वो एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब सारी मिली भगत है, और मिली भगत ही है ना, इसलिए इतने साल से चल रहा है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो 7 से 8 फ्लैट्स की बात बताई जा रही है दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पे ना कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं वो क्या सोचती हैं। एक महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो घर परिवार को लेके बड़ी सेंसिटिव कहा जाता है होती हैं। तो क्या सोच के आपने घर को बुक कराया था और अभी क्या लग रहा है? हमने तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करा था कि हम लोग वहाँ रह कहाँ पाएँगे। किया था, किसके थ्रू किया था, क्या नाम? सुपरटेक के थ्रू ही किया था। मेरा नाम प्रीति सूदन है और हमने सुपरटेक के थ्रू ही डायरेक्ट वहाँ से जाके परचेज़ किया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था, उन्होंने कहा था 2 साल के अंदर दे देंगे। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो हमें ये था कि बच्चे वहाँ पर आसानी से पढ़ पाएँगे, साथ के साथ में ही घर होगा और वहीं पे बच्चे 2 पढ़ाई भी साल का था, करेंगे। कितना टाइम हो गया अभी? 2 साल का था और आज 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो 13 साल में आपने पहले भी ये इसके लिए आवाज़ उठाई? हम 4 साल से आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अथॉरिटी में हो आए, सारी जगह होकर आ चुके हैं। सब बस यही बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, अब ऐसे कर देंगे, आप थोड़े दिन और वेट करो। अभी भी यही आया है कि उनको आर के अरोड़ा जी को शायद जेल भी हुई थी, उनको छोड़ दिया गया। बोला कि अब ये इस जून के महीने में ये लोग बोल देंगे, 2 साल का आप और टाइम दो। अब 2 साल का टाइम और देने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। हम लोग दे देंगे 2 साल का टाइम इनको और, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? लग नहीं रहा कि कुछ होगा, क्योंकि हमारे तो फ्लैट एज़ इट इज़ ढाँचा का ढाँचा खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। कुछ और काम हम नहीं चल रहा है उसमें। कोई काम नहीं चल रहा और उनको बोलने के बावजूद वो कहते हैं जो तुम्हारे फ्लैट्स हैं उनमें तो होगा भी नहीं काम। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं। आप लोग जब पैसा वापस माँगते हैं तो? कुछ नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं कुछ। पैसा है ही नहीं, बिल्कुल मतलब साफ मना कर चुके हैं हमारे को कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हम दें कहाँ से? आम जो लोग बैठे हुए हैं, सुपरटेक के बाद मायरा करके है एक बिल्डर जिन्होंने तमाम जो लाखों करोड़ों रुपए हैं लोगों के एक तरह से कह सकते हैं गबन कर लिए हैं क्योंकि सासोमान कुछ ले नहीं रहे हैं। क्या नाम है? कैसा कहाँ से? मेरा नाम चेतन कपूर है, मैं इधर दिल्ली से ही हूँ। ये माहिरा ग्रुप है और ये सुपरटेक, ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। सबका जो है एक ही मोटिव है कि बस पब्लिक से पैसा खींचो, इनकी खाल उधेड़ दो और पैसा लेके इन्होंने जो है सारे पैसों को साइफन ऑफ कर दिया। अपने या मतलब जिसे कहते हैं ना, एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लोग जो है इसके अंदर घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू कार्स हो गई, बंगलों में रहते हैं और हम लोग बाहर जो है सड़कों पर हैं। तो कैसे देखते हैं? तमाम लोगों ने बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं। जी, तमाम लोगों ने बताया इस तरह की चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का इसमें किस तरह रोल देखते हैं? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है क्योंकि एनसीआर जो है पूरा यूपी के अंदर आता है। योगी जी हैं, तमाम बुलडोज़र चला रहे हैं। क्या लगता है इन बिल्डर्स के ऊपर भी बुलडोज़र चल सकता है? बिल्कुल चलना चाहिए। हम लोग की तो डिमांड हमेशा से यही रही है कि जैसे कि योगी जी ने और माफ़ियाओं का अंत किया है, ऐसे ही इस भूमाफिया का भी अंत करें। सबसे बड़ा भूमाफिया ये बिल्डर तंत्र है। एक ही बिल्डर जो है इतना जो है घोटाले करके बैठा है, सरकार को सब पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार से कुछ छुपा है। हम लोग हज़ारों ट्वीट करते हैं डेली। मैं आपको अगर अपना फ़ोन दिखाऊँ तो उसमें डेली हमारी 1000 से 1500 ट्वीट होती हैं। क्यों नहीं सुनती सरकार? अब सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, तभी तो जो है वो मतलब आपके अनुसार सरकार जो है वो लिप्त है इन लोगों के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल जी, सरकार बिल्कुल लिप्त है इसके अंदर, क्योंकि बिना सरकार के तो जैसे कहते हैं ना, अगर चोर को अगर सहारा ना मिले तो वो चोरी नहीं कर सकता है। तो अगर किसी का सपोर्ट होगा तभी वो चोरी कर पाएगा और तभी उसी की हिम्मत बनेगी कि मैं इतना बड़ा घोटाला करूँ। इतना बड़ा घोटाला एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। इसके इसके अंदर सारा प्रशासन, सारी सरकार और बिल्डर, बैंक और यहाँ तक कि जो ब्रोकर हैं, ये सब इन्वॉल्व्ड हैं। बहुत बड़ा नेक्सस क्या है। नाम है आपका? यूथ हैं आप, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? बताइए। मेरा नाम तरंग अग्रवाल है। मेरा माहिरा सेक्टर 68 गुरुग्राम में प्रोजेक्ट जो है माहिरा के नाम से, उसमें मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरा फ्लैट है। सर ये जो स्कीम है ये अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम है, प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत आती है ये स्कीम। जब ये स्कीम आई थी तभी हम लोगों ने इसमें फ्लैट बुक किया था।
अपने सपनों का घर लेने के लिए बुक किया था, जो कि आज बिल्डर उसको हमें सड़कों पे खड़ा कर दिया है उसने। बिल्डर ने हमें सपने तोड़ दिया आपके। सपना तोड़ दिया है सर, हम लोगों की हार्ड एंड मनी लगी हुई है। लेकिन बिल्डर अभी तक यही हमें आश्वासन दे रहा है कि अभी 6 महीने, 1 साल, 1497 बायर्स हैं सर पूरे प्रोजेक्ट में इसमें। 1497 बायर्स आज सड़क पर हैं। हमने इतने प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में इतनी बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो गई। जब हम आपको कितना समय हो गया? अभी 2 साल बताया था, उनको 12 साल हो गए, आपको कितना टाइम? सर, हमारा ये 5 साल से ऊपर हो गए सर, इसमें 4 साल का अफोर्डेबल हाउसिंग का डिलीवर का टाइम होता है। वो अभी 5 साल से एबव हो चुके हैं और अभी भी कोई भी वहाँ पे गतिविधि नहीं है, कोई भी काम नहीं है और ऐसी के ऐसी टावर खड़े हैं, कुछ भी काम बिल्डर नहीं कर रहा और 100% पैसे हम दे चुके हैं। 300 से 400 करोड़ रुपए का पूरा ये फ्रॉड है, जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये बिल्डर ने लूटा है सबको और आज कोई काम नहीं हो रहा। रेरा के अकाउंट में से, रेरा के ऑडिट में 1 लाख रुपए रेरा के अकाउंट में अभी हैं। तो सर 70% रेरा के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। 300 से 400 करोड़ रुपए का जो घोटाला है रेरा के अकाउंट से हो गया, तो सर ये मिली-भगत नहीं है प्रशासन के साथ, किसके साथ है ये? हम लोग तो सड़कों पे आ गए, हम लोगों ने तो बिल्ड पैसे दिए, हम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग में इसकी सब्सिडी भी मिली थी प्रधानमंत्री जी की, जो 2.5 लाख की सब्सिडी होती है। उस सब्सिडी को भी रिवर्स कर दिया गया। उस सब्सिडी का टाइमलाइन 4 इयर्स का रहता है, जो कि ये डिलीवर का प्रोजेक्ट का रहता है। 5 साल से ज़्यादा हो गए, लास्ट ईयर सर ये सब्सिडी भी सबको रिवर्स कर दी गई। तो हम रेंट से भी मर रहे हैं सर, ईएमआई भी दे रहे हैं और सब्सिडी जो मिली थी हम लोगों को, वो भी रिवर्स हो गई। तो हम क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम जो है साथी आपके बता रहे हैं, आप मैं ये तमाम कहना लोग आए हैं। चाहूँगा, ये माहिरा ग्रुप जो है इतना चोर ग्रुप है, इसने 68 लाया, उसके बाद उसको सरकार इसको पूरा नहीं किया उसने। 4 प्रोजेक्ट और ले आया, 5 प्रोजेक्ट ले आया और सबसे पैसा लेता रहा। कहाँ से हिम्मत मिलती है? सरकार देती है सर, सरकार अलाउ कर रही है उसको। सरकार अलाउ कर रही है उसको, एक के बाद एक प्रोजेक्ट ले आओ और पहले का जो हम लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए वो नहीं कहते हैं कि भाई सरकार आप ही लोगों ने बनाई है। हम लोगों ने बनाई है, परंतु सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो उन्हीं के लोग हैं ना सर। सरकार में जो बैठे हैं वो सब लेन देन होता है, ये कोई नई बात तो है आप नहीं। तो वोटर्स हो, आपको क्या लगता है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है अब? कहाँ हो रही है सुनवाई? उल्टा उसको अलाउ कर रहे हैं, जबकि एक केस के अंदर एक प्रोजेक्ट पहले पूरा कर दो, जब दूसरा करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अलाउ करे जा रहे हैं। कभी एचआईजी फ्लैट ले आता है वो, कभी कोई ले आता है। अल्टीमेटली इसने लोगों को इतना तंग कर रखा है, प्रोजेक्ट बने हुए खड़ा है परंतु डिलीवर नहीं करता, पूरा नहीं करता है ये। लोगों में रोष है काफ़ी, जो तमाम लोग और हैं। एक और 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 शख्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से हैं? सचिन कुमार है, सेक्टर 68 गुड़गांव माहिरा होम्स में मेरा प्रोजेक्ट है। जो आप सरकार की बात कर रहे हो, हमारे सामने 2 जनरेशन्स बैठी हैं। हम ये कह लें कि एक तो रेरा कानून से पहले की है और एक रेरा कानून आने के बाद की है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उस रेरा कानून का? रेरा कानून वाले भी बैठे हैं और रेरा कानून से पहले वाले बैठे हैं। क्योंकि रेरा कानून बनाया किस लिए गया था? एस्क्रो अकाउंट के लिए, कि एक अथॉरिटी का सिग्नेचर होगा और एक बिल्डर का सिग्नेचर होगा, ताकि बिल्डर की मनमानी रुके फंड्स के बारे में। लेकिन उस रेरा कानून का फ़ायदा क्या हुआ? वो एस्क्रो अकाउंट को ज़ीरो कर दिया है। हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसमें, कि जिसमें करोड़ों रुपए अकाउंट में होने चाहिए थे, वो ज़ीरो कर दिए। क्या लगता है सब मिल के खा रहे हैं अब? पहले अकेला खाता मैंने था, आपको बताया था सर, 2010 से पहले के और आज हम 2023 वाले बैठे हैं। इस बीच में कितनी सरकारें बदल ली। क्या करेंगे अब आप? बीजेपी, कांग्रेस, चौटाला, हमें तो सारे बराबर लगते हैं। सबसे मेन जो कल्प्रिट्स हैं वो है ब्यूरोक्रेसी। ये बाबू लोग देखो, नेताओं को तो क्या होता है, हर 5 साल बाद इम्तिहान देना होता है। तो ये बाबू लोग एक बार जो बाबू लोगों को नेताओं को खुश करना रहता है ना, वरना ट्रांसफर हो जाता है। उनका पक्का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा उनका ट्रांसफ़र। लेकिन वो 35 साल तक हमारा खून पिएंगे। जो एक बार बाबू आके बैठ गया, उसका ट्रांसफ़र से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब नेताओं को आप कह रहे हैं ठीक है नहीं नहीं और तो ब्यूरोक्रेट खराब है। देखो, नेता तो एक बार आता है तो उसे 1.5-2 साल तो समझने में लग जाता है कि मेरे मंत्रालय में हो क्या रहा है। असली आजकल बाबू तो को पता रहता है, बाबू जो सरकार चलाए रखते हैं। जो नेता होते हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो खुद चला रहे हैं? उनके एडवाइजर्स हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, तब ये देश चल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है जी इंडिया को तो 100%। पीछे से शह इन्हीं की मिलती है। देखिए, सबसे मेन कल्प्रिट जो हमारे जितने भी हम लोग बैठे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा गुनहगार अगर कोई है तो ये बाबू लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है जी। क्या नाम है? मेरा नाम सर सुनील कुमार है और मैं मायरा 68 का एक बायर हूँ और इन भाई लोगों की तरह भी मैं एक पीड़ित हूँ एक्चुअली। आज इतना 100% पेमेंट देने के बाद भी आज तड़कती धूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप के लिए इंसाफ मांग रहे हैं सब लोगों से आपके माध्यम से। सर, प्रॉब्लम इतनी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है बहुत अच्छी है सभी के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को पता है कि ये जो योजना बनाई है क्या ये इम्प्लीमेंट हो रही है? कभी इसका सुपरविज़न नहीं हुआ, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपना रखा है। बाबू लोग क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी बनाई है, काम उस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को मालूम नहीं है। एकदम अंधेर नगरी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी। हाँ,
टीसीबी डीटीसीबी डिपार्टमेंट, रेरा डिपार्टमेंट वहाँ तब बिल्डर के साथ हो जाए जब पैसे मांगने होते हैं। जब हम घर मांगने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ अलग केस करो, हमारे ऊपर जो भी करो, हमें हमें नहीं पता है। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि इतनी पॉलिसी बनाने के बाद में भी रेरा और डीटीसी डिपार्टमेंट हमसे सजेशन मांगता है कि बताइए कैसे इसको काम को पूरा किया जाए। आप बताइए, हम क्या बोले? हम तो ये बोलेंगे, आप वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स बैठे हो, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाया है हमारे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करने के लिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये सर बहुत ही बड़ा मतलब एक आप ये कहते हैं कि दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे लोगों के नीचे बैठे हुए हैं। औसत क्या इनकी कॉस्ट रहती होगी मकानों की? इनकी मकानों की कॉस्ट आपकी 15 लाख से शुरू होती है, 70-75। उस समय पे जब 2010-11 में प्रॉपर्टियाँ ली थी, तो ये आपकी 12 लाख रुपए से लेके 25 लाख तक की प्रॉपर्टियाँ थी। आज की डेट में अगर ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई होती, तो इसकी वैल्यूएशन आपकी आप लगा लीजिए 30 से 1 करोड़ के आस-पास वैल्यू पहुँच जाती। तो हम तो डबल मार मरे। हमने तो अपना पैसा भी दे दिया, बैंकों को ब्याज भी दे दिया, रेंट भी दे रहे हैं और आज इस स्टेज पे आने के बाद में दूसरी जगह पे मकान ढूँढने पड़ रहे हैं। तो देखिए आप, ये कई 100 करोड़ का घोटाला एक तरह से कहेंगे है, जो नाम पीछे लिखा हुआ है सुपरटेक, कानूनी प्रक्रिया सब कुछ हुआ और 15 साल से ज़्यादा का समय भी लगाने को तैयार हैं, 12 साल हो चुके हैं, 2 साल का कमिटमेंट था। इस तरह के तमाम जो लोग हैं 7 से 8 परिवार हैं, 7 से 8 लाख दिल्ली एनसीआर का ही डाटा दे रहे हैं। इस पूरी घटना को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये सिंडिकेट में शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, सरकार के लोग भी शामिल हैं? क्योंकि इस तरह का अगर इतने बड़े लेवल पे सिंडिकेट चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण कैसे देखते हैं आप? इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।